एक सालाना जलसा हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज कुछ आफतें मोल लाए हैं हम। घबराइए नहीं, ये आफतें मूल रूप से 1961 में मोल ली गई थी आकाशवाणी रांची केंद्र पर। ये वो समय था जब विविध भारती में कार्यक्रम अन्य केंद्रों से पहुंचते थे और विविध भारती की अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल किए जाते थे। ये हल्के-फुल्के शब्द चित्र हैं। लेखक हैं राधा कृष्ण और स्वर ब्रजेंद्र मोहन का। आफत मोल ली गोष्ठी में सभापति बनकर। जी हाँ, मैंने आफत मोल ली गोष्ठी में सभापति बना। सभापति बना तो उसका भी एक इतिहास है। तो सबसे पहले इतिहास ही कह दूं। वे अपने नाम के साथ थोड़ा सिंह लगाते हैं और थोड़ा शर्मा लगाते हैं। सुविधा के विचार से उन्हें थोड़ा बहुत शर्मा कहा जा सकता है। उनकी भाषा अजीब है। वे हिंदुस्तानी किस्म की इंग्लिस्तानी बोलते हैं। एक दिन आए तो कहने लगे, आजकल मिजाज आउट ऑफ डेट हो गया है, टेम्परेचर भी बहुत डाउन रहता है। मैंने पूछा कि बात क्या है? तो कहने लगे, अजी लाल बाबू क्या बताऊं, आदमी आजकल सिंप्लीफाइड नहीं है, इसीलिए घबड़ीफाइड रहता है। जिंदगी में कुछ गड़बड़ेशन है, कुछ एडल्ट्रेशन है, इसीलिए प्यूरिफिकेशन नहीं होता। आदमी अपने जुरिस्डिक्शन से बहुत बाहर चला जाता है, इसलिए भी गड़बड़ेशन होता है। मैंने सोचा कि ये तो भूमिका है। ये भूमिका है तो असल बात क्या है? बहुत से लोग साहब ऐसे होते हैं जो बात करते समय भूमिका में ही रह जाते हैं और असल बात तक आते ही नहीं। बहुत सिर मारने पर उन्होंने बताया कि संसार के हर मुल्क में मोहल्ले मोहल्ले साहित्य की गोष्ठियां होती हैं। यहां इस मोहल्ले में तो होती ही नहीं। ये कहते हुए उन्होंने बताया कि इसीलिए यूरोपीय देश तरक्की करके सिंप्लीफाइड हो गए हैं और हम लोग सिंप्लीफाइड रहकर भी तरक्की नहीं कर पाए हैं। फिर ये भी तो देखना है कि साहित्य कैसे तरक्की करेगा। यहाँ तो पढ़ने की फुर्सत किसी को है ही नहीं। साहित्य अगर मैदान में तरक्की नहीं कर सकता तो उसे कोने में ले जाना चाहिए और वहीं पर साहित्य गोष्ठी करके साहित्य की तरक्की करनी चाहिए। तो साहब मैं भी कह दूं कि मैं भी साहित्य प्रेमी हूं। जो भी हो, इस तरह हम लोग एक से दो हो गए और साहित्य की तरक्की चाहने लगे। नतीजा हुआ ये कि एक साहित्य गोष्ठी का इंतजाम हो गया। कार्ड छपाया गया, कार्ड बांटा गया, घर घर जाकर लोगों से कहा गया कि जी आप जरूर आइएगा हैं। तो इस तरह लोगों की साहित्य पर कृपा हो गई। लोग आ गए, बैठ गए। अब गोष्ठी का कार्य आरंभ हो। तब मैं शर्मा जी की ओर इशारा करता हूं और शर्मा जी मेरी ओर इशारा करते हैं। हम दोनों में 1 मिनट तक तो इसी तरह इशारेबाजी होती रही। आखिर शर्मा जी उठे, कहने लगे, भाइयों और बहनों, आज साहित्य बहुत गड़बड़ेशन से जा रहा है। अगर ऐसी ही हालत रही तो ये लिक्विडेशन में चला जाएगा। इसीलिए विचारों में करेक्शन करके साहित्य को परफेक्शन पर लाने के लिए इस गोष्ठी का इंतजाम किया गया है। अब आप लोग शांति के साथ सुनिए। सबसे पहले हमारे लाल बाबू आपको मंगलाचरण गाकर सुनावेंगे। लो, इन्होंने पहले कहा नहीं और मंगलाचरण गाने की फरमाइश कर दी। अब करता भी तो क्या करता, लगा गाने। कभी गाया तो था ही नहीं। भोपाली से शुरू किया तो धम्मार से होता हुआ ठुमरी में आ गया और फिर दादरा में पहुंच गया।
फिर भी गीत था जो खत्म ही नहीं होता था। आखिर जब लोगों ने कहा कि बस बहुत हो गया, आप खत्म करो, तभी मैंने खत्म किया तो शर्मा जी फिर मुझे इशारा देने लगे और मैं शर्मा जी की ओर इशारा करने लगा। दोनों में फिर 1 मिनट तक इशारेबाजी होती रही। उसके बाद शर्मा जी उठे, कहने लगे, भाइयों, साहित्य के गड़बड़ेशन को दूर करने के लिए किसी सभापति की आवश्यकता होती है। लोग सभापति खोजते फिरते हैं लेकिन सभापति मिलता ही नहीं। लेकिन यहां पर सभापति मौजूद है लेकिन आप लोग उसे पहचान नहीं पाते। आप लोग नहीं पहचानते लेकिन मैं तो पहचानता हूं। ये गड़बड़ेशन से दूर रहकर अपना प्यूरिफिकेशन करता रहता है। साहित्य गगन में भी ये प्लेन है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का सभापति लाल बाबू को बनाया जाए। इस तरह सभापति के लिए मेरा नाम आ गया और मैं मन ही मन शर्माने लगा। तब एक भाई उठे, मेरी प्रशंसा में 2-4 ऐसे गुणों का समावेश किया जिन गुणों के बारे में मैंने सुना तो जरूर है लेकिन ये नहीं जानता था कि वे मुझ में भी मौजूद होंगे। ये कहकर उन्होंने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का अनुवाद करता हूं। इसका क्या मतलब? फिर समझ में आया कि अनुवाद से उनका अभिप्राय अनुमोदन से है। वैसे उन्होंने हिंदी कम पढ़ी थी और उर्दू में ज्यादा फेल किया था। हाँ, तो प्रस्ताव तो हो गया पास, अनुमोदन भी हो गया। उसके बाद मुझे सभापति के आसन पर बैठना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है और मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है। शरीर से पसीना छूटने लगा। रह रह कर पीठ में खुजलाहट भी हो रही थी लेकिन खुजा नहीं सकता था, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये कैसा सभापति है, वाह भाई, पीठ खुजाता है। तब सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक आदमी आया, एक कविता सुना गया। मैंने उसके बाद कहा, अभी अमुक महोदय मैथिली शरण गुप्त की कविता सुना रहे थे। उसके बाद उन्होंने इसका प्रतिवाद किया कि कविता तो उनकी ही है, गुप्त जी से इस कविता का कोई लेन देन नहीं है। तब एक सज्जन ने फिर इस बात का प्रतिवाद किया, कहने लगे कि मैंने अपने लड़के की रीडर में ये कविता देखी है, ये गुप्त जी की ही कविता है। तब कवि महोदय ने कहा, हो सकता है भाई कि मैंने अपनी कविता की जगह गुप्त जी की ही कविता पढ़ दी हो। तब उसके बाद एक वीर रस के कवि मंच पर आए। वे कविता पढ़ते समय बहुत उछलते थे। कविता पढ़ते समय वे उछल जाते और उछल उछल कर मेरी गोद में बैठ जाते। इस तरह उनकी कविता सुनते समय मुझे बहुत ही धीरज और बहुत ताकत से काम लेना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं कई मिनटों तक उनके वीर रस का भाव हृदयंगम करता रहा। उसके बाद एक हास्य रस के कवि आए। वे खुद कविता पढ़ते थे और खुद ही हंसते थे। हम लोग जो हंस रहे थे सो उनकी मुख मुद्रा देख देख कर हंस रहे थे। इस तरह हंसी का बाजार गर्म रहा। इस तरह वहां हर तरह की कविताएं हुई। फिर जनाब भाषण का क्रम चला तो इतने भाषण दिए गए कि सभापति के लिए कोई विषय बचा ही नहीं। अब मैं क्या भाषण देता? आखिर मैंने उस गोष्ठी के बारे में कहा, जिन लोगों ने कविताएं सुनाई थी उनके बारे में कहा। क्या क्या कह गया सो आज तो मुझे याद है नहीं। दूसरे दिन सवेरे उठकर देखता हूं कि मोहल्ले के सभी लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं। ये अपने को समझता क्या है, 2 अक्षर लिख मारे तो अपने को साहित्य सृष्टा समझने लगे हैं। इसी तरह मेरी भद्द होती रही साहब। भाई मैं तो बाज आया इस तरह सभापति होने से। ये सोच ही रहा था कि माली आ गया, कहने लगा, बाबूजी कल की सभा में आपके गले में जो हार डाला गया ना, उसका दाम 3 रुपया है। तब मैं शर्मा जी को खोजने लगा, लेकिन शर्मा जी का कहीं पता नहीं था। विविध भारती से प्रसारित ये हल्के फुल्के शब्द चित्र अभी हमने सुने। लेखक रहे राधा कृष्ण और स्वर ब्रजेंद्र मोहन का। मित्रों, अब सुनते हैं राग बसंत बहार पर आधारित वाद्य वृंद रचना। बसंत बहार ऋतुराज। संचालक पन्नालाल घोष।
अब स्वर्ण मंजूषा से एक ऐसा स्वर्ण कण लाए हैं। ये है वाद्यवृंद रचना। प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष द्वारा इस वाद्यवृंद रचना का संचालन हुआ था।
राग विभावरी पर आधारित ये वाद्य वृंद रचना हमने सुनी। प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष द्वारा इस वाद्य वृंद रचना का संचालन हुआ था।
श्रोता मित्रों नमस्कार। स्वर्ण स्मृति की राह पर हम हैं आज इस पड़ाव पर। एकदम नियम से होकर तैयार ले आए हैं वो उपहार। पूछिए कौन सा, तो बताते हैं कि लुत्फ ही दूसरा है नियम न मानने में। जी मित्रों, ये है हल्की फुल्की वार्ता। नियम से चलने में तकलीफें उठानी पड़ती हैं, लेकिन जहां न हो नियम वहां कितनी खुशियां हो सकती हैं। आइए सुनते हैं ये हल्की फुल्की वार्ता, लुत्फ ही दूसरा है नियम न मानने में। लेखक त्रिभुवन चतुर्वेदी। यम और नियम में कौन महत्वपूर्ण है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर यह सत्य है कि यम हमारे अस्तित्व का प्रथम और अंतिम नियम है। पर इसी नियम के कारण प्राणी यम से भयभीत रहते हैं। स्वतंत्रता और अभय मानवात्मा की आदि इच्छाएं हैं। अतएव किसी भी प्रकार के नियम, क्योंकि वे स्वातंत्र्य को बांध देते हैं, मनुष्य को पसंद नहीं आते, चाहे वे कितने ही आवश्यक हों। इसी प्रकार के विचारों में उलझा हुआ मैं चला जा रहा था कि न जाने क्या हुआ, साइकिल पर पांव धीरे धीरे घूमने लगे और कॉलेज के अहाते में घुसा तो पता चला कि घंटी बज गई है और हम लेट हो गए। बरामदे में पहुंचा तो देखा कि प्रिंसिपल जी इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं जैसे चील तेल की पकौड़ियों के थाल पर चक्कर खाती। प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल शिक्षकों के लिए चूहों के लिए बन मिलाव सा होता है। लगे आग्नेय नेत्रों से हमें देखने, पर हमने उनकी इस ढटाई की इसी प्रकार परवाह की जैसे आजकल चपरासी छोटे बाबू के क्रोध की करते हैं। भला ये भी कोई बात है कि जब देखो रोक टोक? ये काम तो चपरासी भी कर सकता है। पता नहीं अफसर होते ही आदमी को क्या हो जाता है कि वो काम करने लगता है जिन्हें वो मातहत होते हुए कभी पसंद नहीं करता। अजी प्रिंसिपल हैं तो और शिक्षकों से अच्छा पढ़ाएं, न कि आने जाने वालों को टोकें। इसलिए बड़े आनंद से आंखें बंद किए कक्षा में घुस गए और पढ़ाने लगे। पढ़ाकर लौटे तो स्टाफ रूम में उनका प्रेम पत्र लेकर चपरासी तैयार था। लिखा था, कृपया मुझसे अभी मिलें। पहुंचे तो बड़े रौब से बोले, कहिए आज आप लेट थे? हमें प्रश्न बड़ा अटपटा लगा। जो बात ये और हम दोनों जानते हैं उसका पूछना क्या, लेकिन अफसर और अप्सरा दोनों के अंदाज एक जैसे होते हैं। अतएव तनिक दब कर हमने उत्तर दिया, जी हां कुछ देर हो गई थी। देर आज नहीं, अक्सर होती। हमने सूखे मुंह से उत्तर दिया, जी हमारी माताजी बतलाती हैं कि हम भगवान के घर से भी बड़ी देर से आए थे। ये सुनकर वे गुर्राए, आप जानते नहीं कि नियमानुसार आपको समय पर आना चाहिए। जी हां, पर मैं नियम को समयानुसार एडजस्ट कर लेता हूं। वे चीखे, नियम आपका नहीं कॉलेज का है। हमने सहज उत्तर दिया, साहब हम भी कॉलेज के हैं, इसलिए नियम भी हमारा है। क्या अजीब बातें करते हैं आप, कल से समय पर आना पड़ेगा। आप नौकरी करते हैं या मजाक करते हैं? जी मजाक तो हम खुद से भी नहीं करते, पर नौकरी पढ़ाने की करते हैं। इस काम में कोई कमी रहे तो आप नाराज हों, पर जहां तक समय पर आने का नियम है, क्या करें, कभी कभी देर हो ही जाती है। कभी रास्ते में साइकिल की चेन उतर जाती है तो कभी हवा निकल जाती है। कभी आते समय मुन्नी रोने लगती है और उसे टॉफी दिलाने हमें बाजार जाना पड़ता है। तो कभी चलते समय गालों पर हाथ फेरते समय लगता है कि भाई दाढ़ी नहीं बनी है, बनाना पड़ता है उसे भी। क्या करें, कभी कभी देर हो ही जाती है। वे बोले, हम पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं जानते, आपको समय से आना चाहिए। अब बताइए, ऐसे बुद्धिमानी से कौन सिर मारे जो कार्य को कम और नियम को अधिक महत्व दें। हम तो उसी समगति से चलते रहे। भला गीता में भगवान ने समगति से चलने का उपदेश दिया है तो उसे कैसे छोड़ दें? अक्सर देर हो जाती है और जिस दिन कुछ जल्दी चलते तो ऐसा लगता कि अभी कॉलेज खुलने में बहुत देर है। रास्ते में कुछ बात या बहस करने लग जाते और देर हो जाती। जब हम कक्षा में मुंह में पान दबाए हुए गज गति से धीरे धीरे घुसते तो अन्य साथी हमें देखकर ईर्ष्या करते और हमें और भी लुत्फ आता। और वो लुत्फ आता ही रहता अगर हमें नौकरी छोड़ने का 1 महीने का नोटिस न मिल जाता। हमारे नगर में सरकारी अस्पताल है, उसके अहाते की दीवार में एक दरवाजा था। वो अस्पताल में जाने के लिए शॉर्टकट था।
अधिकारियों ने उसे बंद कराकर यह नियम बना दिया कि केवल मुख्य द्वार से ही प्रवेश किया जाए, और इस नियम के पालन के लिए चौकीदार भी रखे गए हैं। पर जनता है जिसे इस नियम को न मानने में बड़ा लुत्फ आता है। बहुधा लोग दीवार पर चढ़कर अहाते में कूद जाते हैं। वे आगे भागते हैं और चौकीदार पीछे पीछे। धीरे धीरे दीवार खंडित होकर एक गली बन जाती है। अधिकारी फिर दीवार चिनवा देते हैं और वो फिर टूट जाती है। न नियम रह पाया और न दीवार। उस चाय में एक अजीब लुत्फ होता है जो ठिठुराती सर्दी में रजाई में बैठकर पी जाती है। हमारी श्रीमती जी को सनक है सलीके की। हमें बड़े सवेरे उठाकर नित्य कर्म से निपटाकर सलीके से चाय पिलाई जाती है। उसके बंधे हुए नियम है। उन्हें कतई पसंद नहीं है कि घर में बेशुहूरी की दुर्घटना हो ताकि बच्चे बिगड़े। उनका सारा काम सलीके से होना चाहिए। गर्मी में तो हम भी सलीकेदार बने रहते हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी में नौकर को आंख दिखाकर बिस्तर में ही बिना मुंह धोए चाय पीकर दोबारा लिहाफ ओढ़कर सोने में जो लुत्फ आता है, उसके सामने ब्रह्मानंद भी हल्के पड़ते हैं। उस समय श्रीमती जी की बड़बड़ाहट ऐसी लगती है जैसे लिहाफ के ऊपर वीणा बज रही हो, और ऐसी मीठी झपकी लगती है कि रोम रोम ताजा हो जाता है। मूल बात यह है कि नियम जीवन को अनुशासित करने के लिए बनाए जाते हैं, पर जब वे मनुष्य की आत्मा को घोटने लगते हैं तो उनको न मानने में लुत्फ आने लगता है। इसीलिए नियम की लीक पर शायर, सिंह व सपूत कभी नहीं चलते। यदि ऐसा न होता तो संसार में जो आज आविष्कार हुए व खोजे हुई वो न होती, और मानव समाज अपनी आदिम अवस्था में ही होता। भाई करुणाकर ने जाति पात के नियमों को न मानकर अंतरजातीय विवाह किया है। वे संपन्न परिवार के युवक हैं और उनका विवाह अच्छे परिवार में हो सकता था, पर उन्होंने सारे प्रलोभनों को ठुकराकर एक गरीब परिवार की बाल विधवा से विवाह किया है, और जैसी सुख व शांति उनके चेहरे पर खिलती है, संभवतः अधिकांश विवाहितों ने स्वप्न में भी अनुभव न की होगी। सबसे अधिक दुख खाने के नियम देते हैं। पता नहीं भोजन जैसी आनंददायक क्रिया को मनुष्य ने न जाने कैसे कैसे नियमों में बांध रखा है। किसी पुराने पंडित के घर चले जाइए, आपको नहाकर धुले वस्त्र पहनकर चौके में भोजन करना पड़ेगा। ऐसे समय नियम की अवहेलना में बड़ा ही लुत्फ आता है। कुछ वर्ष पूर्व एक बारात में शामिल होना पड़ा। रात के कोई 2 बजे भोजन का बुलावा आया। अब साहब भूख के मारे आंतें सिकुड़ रही थीं कि हमें बताया गया कि पीतांबर पहनकर भोजन करना पड़ेगा। हमने साफ कह दिया कि हमें सर्दी, खांसी, जुकाम व सिर दर्द एक साथ हो गए हैं और भूख से और भी बढ़ रहे हैं, इसलिए खाना तो खाएंगे पर कपड़े पहनकर, और सबसे अलग बैठकर कपड़े पहनकर जमकर माल उड़ाए। अन्य पंडितगण दांत किटकिटाते हमें हसरत भरी नजरों से देखते रहे, और हम उन्हें दिखा दिखाकर आनंद से भोजन करते रहे। क्या बताएं क्या लुत्फ आया। इसी प्रकार एक अंग्रेजी किस्म की पार्टी में भी एक बार जा फंसे। हमारे साथ हमारे जैसे ही एक मित्र और थे। पार्टी में चम्मच कांटे का नियम चल रहा था। हमने उन्हें समझाया कि अपने शुद्ध भारतीय तरीके को ऐसे कठिन समय में न खोएं, लेकिन साहब वे नहीं माने, लगे कांटे से खाने। इतने में कोई द्रव्य पदार्थ आया और वे कांटे को रखना भूलकर उसी हाथ से चम्मच उठाकर जो उसे पीने लगे कि कांटा गाल में धंस गया, और अन्य मेहमान उन्हें देखकर हंस पड़े। लेकिन हम नियम के प्रतिकूल बड़े मजे से भारतीय प्रणाली से पकवानों को चखते रहे, और वे बेचारे झेपे से कूल्हे से मुंह ताकते रहे। आज मनुष्य ने अपने आप को इतना बांध लिया है, और कहीं कहीं तो नियम इतने अनावश्यक होते हैं कि जीवन दुखदाई बन जाता है।
आकाशवाणी जयपुर केंद्र से प्राप्त ये वार्ता 31 दिसंबर 1964 को विविध भारती से प्रसारित हुई थी। लुत्फ ही दूसरा है नियम न मानने में। शायद वर्ष के आखिरी दिन हंसने हंसाने के लिए या फिर अगले वर्ष के लिए ये संदेशनुमा हल्की फुल्की बात कही गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, वाद्यों के साथ लोक धुनों पर आधारित गाए गीत सुनते हैं कविवर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से। मैंने गीतों में एक नया प्रयोग किया है। साहित्यिक गीत तो प्रसिद्ध छंदों और मात्राओं और तुकों के लय पर लिखे जाते हैं, लेकिन इन गीतों में मैंने लोक धुनों पर गीत लिखे हैं। इनकी लय लोक धुनों से आई है और ये गीत केवल पढ़े जाने के लिए नहीं है बल्कि गाए जाने के लिए हैं। पहला गीत है आंगन के बिरवा मीतरे। आंगन के बिरवा मीतरे, आंगन के बिरवा मीतरे, आंगन के बिरवा मीतरे, आंगन के रोप गए साजन सजीव हुआ आंगन, रोप गए साजन सजीव हुआ आंगन, आंगन के बिरवा मीतरे, आंगन के जीवन के बिरवा मीतरे, जीवन के पी की निशानी को देते पानी, पी की निशानी को देते पानी, नैनों के घट गए रीत रे, आंगन के बिरवा मीतरे, आंगन के फिर सावन बिनु मनु भावन, फिर सावन बिनु मनु भावन, सारी उम्र गई बीत रे, जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के तू अब सूखा सब दिन रूखा, तू अब सूखा सब दिन रूखा, रूखा गले का गीत रे, आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के पी की निशानी को देते पानी, पी की निशानी को देते पानी, नैनों के घट गए रीत रे, जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के फिर सावन बिनु मनु भावन, फिर सावन बिनु मनु भावन, सारी उम्र गई बीत रे, जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के तू अब सूखा सब दिन रूखा, तू अब सूखा सब दिन रूखा, रूखा गले का गीत रे, आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के अंतिम शैया हो तेरी छैया, अंतिम शैया हो तेरी छैया, दैया निभा दे प्रीत रे, जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के। अब दूसरा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वर्षा का गीत है। घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे।
घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। यह भूमि भली यह बहुत जली, यह और न अब जल को तरसे घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। यह भूमि भली यह बहुत जली, यह और न अब जल को तरसे घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। पर्वत भीगे घर छत भीगे भीगे, बन खेत कुटी झर से घन बरसे, पर्वत भीगे घर छत भीगे भीगे, बन खेत कुटी झर से घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। फूटे क्यारी फूटे क्यारी नव नर नारी, बहके चहके मधुमय स्वर से घन बरसे, फूटे क्यारी नव नर नारी, बहके चहके मधुमय स्वर से घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। नव धान उठे नव गान उठे, सबके खेतों से सब घर से घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। नव धान उठे नव गान उठे, सबके खेतों से सब घर से घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। ढोलक ठन के रूठी मन के रूठे, प्रियतम के ढिंग बिय से घन बरसे, ढोलक ठन के रूठी मन के रूठे, प्रियतम के ढिंग बिय से घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया तरसे न पिया तरसे घन बरसे, रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया तरसे न पिया तरसे घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया तरसे न पिया तरसे घन, घन बरसे भीग धरा गम के घन बरसे। अब तीसरा गीत है फूलमाला ले लो, लाई है मालिन बीकानेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो,
लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। बाहर बाहर बालू बालू, भीतर भीतर बाग है, बाग बाग में हर हर बिरुवे, धन्य हमारा भाग है। फूल फूल पर भौरा डाली डाली, कोयल टेरती, फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। धवलपुरी का पक्का धागा, धवलपुरी का पक्का धागा, सूजी जैसलमेर की, झीनी बीनी रंग बिरंगी, डलिया है अजमेर की। कलियां डूंगरपुर बूंदी की, अलवर की अम्बेर की, फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की, फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। ओढ़नी आधा अंबर ढकले, ऐसी है चित्तौर की, चोटी है नागौर नगर की, चोली रंतमभौर की। गंगरी आधी धरती ढकती है, मेवाड़ी घेर की, फूलमाला ले लो, फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। ऐसी लंबी माल की प्रीतम प्यारी पहने साथ में, ऐसी छोटी माल की कंगन बांधे दोनों हाथ में। पल भर में कलियां कुमलाती, द्वार खड़ी है देर की, फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की, फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की। 1 टका धागे की कीमत, 5 टके हैं फूल की, तुमने मेरी कीमत पूछी, भोले तुमने भूल की। 1,00,000 टके की बोली मेरी दुनिया है अंधेर की, फूलमाला ले लो, आई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की, फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से ये लोक धुनों पर आधारित गीत हमने सुने। वर्ष 1965 में इस कार्यक्रम का प्रसारण विविध भारती से हुआ था। और अब बारी चटक चुटकुले की। कुशल है कि आप किसी ऐसे शहर में रास्ता नहीं भूले जहां के बाशिंदों की बोली बिल्कुल भिन्न होती। अजी सोचिए तो सही कि ऐसी विषम स्थिति में आप क्या करते। आपको भूख लगी तो आप किसी होटल में जा बैठे, पर बैरे को ये कैसे बतलाएं कि आपको क्या खाना है। तभी ईश्वर की कृपा से आपको होटल के अहाते में ही एक जीव विशेष कुकड़ू करता दिखलाई पड़ गया और आपकी बाछें खिल जाती हैं। आप तुरंत उस जीव की ओर उंगली उठाकर बैरे की ओर परम जिज्ञासु दृष्टि से देखते हैं। बैरा हंसकर कहता है, गारमू गारमू। आप इशारे ही इशारे से ये जानने की इच्छा प्रकट करते हैं कि गारमू की धर्म पत्नी को क्या कहते हैं। बैरा तुरंत बतलाता है, गिरमू गिरमू गिरमू।
आप फिर इशारा करके पूछते हैं कि इनके बच्चों को क्या बोलते हैं। बैरा आपको सूचित करता है जाचू जाचू। तब आप अपनी संकेत प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि जाचू होने के पहले गारमू और गीरमू के बच्चे आपकी भाषा में क्या कहलाते हैं। और जब बैरा ड्याऊं ड्याऊं कहकर आपका ज्ञान वर्धन करता है, तब आप 2 उंगलियां उठाकर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इस चुटकुले से आपके मन को कुछ धैर्य अवश्य बंधा, पर इससे आपका काम नहीं चल सकता। तब फिर क्या किया जाए? तब आपने किसी तरह एक सड़क का नाम मस्तिष्क पर बहुत जोर देकर गांठ बांध लिया। फिर क्या है, आप उधर जाने वाली बस का पता लगाकर उसमें बैठ गए। बस में कोई और सीट अब खाली नहीं। आगे चलकर एक महिला भी उसी बस में चढ़ जाती हैं। उसे बैठने की जगह नहीं मिलती, वो खड़ी रहती हैं। भाई लोग इतनी सभ्यता के कायल नहीं कि अपनी जगह किसी महिला को देने का कष्ट उठाएं, मगर आप तो उठ खड़े हुए। महिला ने कहा, कृपया बैठे रहिए, मैं खड़ी ही रहना चाहती हूं। तब आपको बैठ जाना पड़ा। आपने फिर उठना चाहा तो उस महिला ने आपको फिर तकल्लुफ न करके बैठ जाने पर मजबूर कर दिया। आपने साहब तीसरी बार खड़े होने की कोशिश की तो वो फिर भी नहीं मानी। चौथे प्रयत्न में आप जबरदस्ती उठी खड़े हुए और बड़े अशिष्ट भाव से बोल पड़े, मुझे जाने भी दीजिए देवी जी, जिस अड्डे पर मुझे उतरना था वो तो 3 अड्डे पीछे छूट गया। श्रोता मित्रों, इसके साथ ही आज यहीं रुकते हैं। फिर मिलेंगे अगले शनिवार। अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा। नमस्कार। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।